नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक खास कार्यक्रम विशेष में आज हम बात कर रहे हैं तालिबान की, अफगानिस्तान की, हिंदुस्तान की। जब भी पड़ोसी देशों में कोई भी हलचल होती है तो जाहिर सी बात है कि इसका सीधा प्रभाव हम पर भी पड़ता है। जब अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट की तरफ लौट रहे करीब 150 भारतीयों का अपहरण कर लिया गया, तब सभी सख्ते में आ गए। अब हालांकि खबर बाद में आई कि भारतीय सुरक्षित हैं और वापस काबुल हवाई अड्डे की तरफ लौट रहे हैं। कुछ घंटों तक तो हम भारतीयों के लिए ये सारा कुछ एक सदमे जैसा था। भारतीयों के सुरक्षित लौटने की खबर आने के बाद सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन वाकई क्या ये राहत की सांस लंबे समय तक रहेगी? पूरी दुनिया की सांस इस वक्त अटकी हुई है जब से तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना कब्जा जमाया है। तो आज हम विशेष में इसी तालिबान का एक तरह से डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। एक तरह से इसका हम अलग अलग तरीके से इसको हर कोण से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हम आज बताने वाले हैं कि आखिर तालिबान कौन है, इनका उदय कब हुआ, आखिर ये तालिबान जिसको लेकर भारत में बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग तालिबान के पक्ष में दिख रहे हैं, कोई वाल्मीकि से इनकी तुलना कर रहे हैं, तो कोई ऐसे भी हैं जो इन्हें महान आतंकवादी ही मानते हैं और पूरी तरह से इन्हें आतंकवाद का पर्यायवाची समझा जाता है। आखिर तालिबान का उदय कब हुआ और किस तरह से हुआ, इनकी विचारधारा क्या है, इनकी हुकूमत करने का तरीका क्या है, किस तरह से अफगानिस्तान दुनिया की महाशक्तियों के बीच चल रहे द ग्रेट गेम का शिकार रहा है और कैसे एक बार फिर से अफगानिस्तान को मोहरा बनाकर बड़ा खेल खेला जा रहा है। आज विशेष में इस पर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ तालिबान खुद को उदार बताते हुए शरिया के कानून से शासित हुकूमत चलाने का जो दावा कर रहा है, उस दावे की सच्चाई क्या है? क्या तालिबान खुद को कभी बदल पाएगा या फिर अफगानिस्तान दुनिया भर में आतंक का चारागाह बनकर ही रह जाएगा? आज विशेष में इसी पर आज बात करेंगे कि तालिबान कैसे बना आतंक की पहचान। तो आज तालिबान को आतंक और बर्बरता का पर्याय माना जाता है, जबकि तालिबान का जन्म मुस्लिम सुधारवादी आंदोलनों से हुआ था। लेकिन इस्लामिक शिक्षा के लिए मशहूर देवबंद से शिक्षित गुटों ने सोवियत रूस के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और कई मुजाहिदीन गुटों में सबसे ताकतवर समूह के रूप में उभर कर ये सामने आए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो तालिबान का एक सिरा भारत से भी जुड़ता है। तालिब का अर्थ तो ये होता है कि जो सच्चाई की राह पे हो, जो खुदा की राह पर हो, जो अंतिम सत्य की राह पर हो। लेकिन तालिबान जिस तरह से पूरी दुनिया के सामने आया, जिस तरह से अभी तक तालिबानियों ने महिलाओं के साथ व्यवहार किया, आम लोगों के साथ व्यवहार किया, जिस तरह से मारकाट मचाई, उसके बाद इस शब्द का अर्थ ही बदल गया और आज ये शब्द आतंकवाद का पर्याय बन गया। लेकिन इस शब्द के इस रूप के पहले किस तरह से दुनिया की महाशक्तियों ने इनका दुरुपयोग किया, वो देखिए आप इस खास रिपोर्ट में। यह है यूपी के सहारनपुर का देवबंद, जिसे दुनिया भर में इस्लामी शिक्षा के लिए बड़ी इज्जत के साथ देखा जाता है। यहाँ दरुल उलूम शिक्षा का बड़ा केंद्र है। यही नहीं, इस जगह का नाम आजादी की लड़ाई से भी जुड़ा हुआ है। 1857 के गदर के बाद अकेले इस देवबंद से ही 44 लोगों को फांसी दी गई। फिरंगी सरकार के अत्याचार से आजादी की पहली लड़ाई को लगभग कुचल दिया गया। हजारों लोग फांसी पर लटका दिए गए या फिर जेल में डाल दिए गए। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों को बांटने की योजना बनाई तो मुस्लिम विद्वानों ने 1867 में मुस्लिम शिक्षा केंद्र दारुल उलूम की स्थापना की। इसका मकसद इस्लाम का मूल और शुद्ध रूप से प्रचार प्रसार था।
लेकिन देवबंद स्कूल ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जंग जारी रखी और देश के भीतर और बाहर जाकर ब्रिटिश राज की मुखालिफत की। 1914 में तो देवबंद स्कूल के मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने अफगानिस्तान में जाकर भारत की पहली आजाद सरकार बनाई थी, जिसे 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया। यही नहीं, टर्की की मदद लेकर भारत को आजाद कराने के लिए गुप्त योजना बनाने के लिए रेशमी रुमालों से संदेशों का आदान प्रदान किया जाता रहा। यह सिलसिला तवारीख में तहरीक रेशमी रुमाल के नाम से मशहूर है। लेकिन पकड़े जाने पर देवबंदी मौलाना महमूद हसन उर्फ शेखुल हिंद समेत कई देवबंदी क्रांतिकारियों को लंबी यातना सहनी पड़ी। लेकिन तमाम मिसालें हैं कि देवबंद ने बंटवारे के दर्द के बाद भी हमेशा वतन परस्ती और कौमी एकता का पाठ पढ़ाया। देवबंद का प्रचार भारत में उतना नहीं रहा जितना पाकिस्तान और उससे भी ज्यादा अफगानिस्तान में। यहाँ से पढ़े हुए तालिब यानी छात्र अफगान में सोवियत रूस के खिलाफ जंगे आजादी में एक गुट के रूप में सक्रिय रहे। हालांकि शुरुआत में हिज़्ब-ए इस्लामी गुरबुद्दीन, हिज़्ब-ए इस्लामी खालिस, जमीयत-ए इस्लामी, इस्लामिक दवा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफगानिस्तान, नेशनल इस्लामिक फ्रंट फॉर अफगानिस्तान, नेशनल लिबरेशन फ्रंट और इस्लामिक रिवॉल्यूशन मूवमेंट, ये 7 संगठन मुख्य रूप से काम कर रहे थे। लेकिन बाद में अफगानिस्तान के कब्जे के बाद हुए आपसी सत्ता संघर्ष में सबसे छोटा गुट उभरकर आया, जिसका नाम था तालिब। 50 लड़ाकों के इस गुट ने तालिबान के मुल्ला मोहम्मद उमर को अपना नेता चुना। मुल्ला उमर के पास सोवियत फौज से लड़ने का लंबा तजुर्बा था। इस्लाम को खतरे में बताकर अफगानिस्तान में इस्लामिक शासन स्थापित करने के नारे पर तालिबान के साथ हजारों लड़ने वाले जुटते चले गए। खुशकिस्मती से इन्हें रूसी सेनाओं के हथियारों का जखीरा स्पिन बुलदाक नाम की गुफाओं में मिला, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी पैसा, हथियार और मदद देनी शुरू कर दी। ISI की भी मदद मिलनी शुरू हो गई। 1994 में कंधार फतह करने के बाद 1995 में काबुल पर बमबारी शुरू कर दी गई। लेकिन अफगानिस्तान के सैनिक शासक अहमद शाह मसूद ने हमला नाकाम कर दिया। करीब 1.5 साल बाद पूरी तैयारी के साथ हमले के बाद 27 सितंबर 1996 को काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट APN। धर्म और राजनीति के मिश्रण से पैदा हुआ तालिबान। ऐसे में तालिबान से उम्मीद करना ये बेमानी है कि वो शरिया कानून पर अमल करने का पाखंड करते हुए एक लोकतांत्रिक हुकूमत की स्थापना कर पाएगा। हालांकि इस बात का दावा तालिबान लगातार कर रहा है कि शरिया कानून के हिसाब से तमाम आज़ादियां दी जाएंगी, लेकिन जो आज़ादी का मतलब ही न समझता हो, उससे किस तरह से कल्पना की जाएगी कि वो महिला हकों की रक्षा करेगा, वो आम आदमी के हक की बात करेगा, उनके अधिकार की बात करेगा। ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि आज की तारीख में दुनिया तालिबान के नाम पर बटी हुई है। दुनिया की यदि हम बात करें तो तालिबान ने सोवियत रूस और फिर अमेरिका से लंबी जंग छेड़ी। हालांकि सोवियत रूस के खिलाफ लड़ाई में तालिबान समेत कई मुजाहिदीन समूह शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान की मदद ने तालिबान को मजबूत बनाया और अमेरिका से जंग के दूसरे दौर में अपना वजूद बचाने में तालिबान कामयाब रहा। और इसी के बाद से तालिबान की शक्ति जहां एक तरफ टूटी, वहीं दूसरी तरफ वो एक दूसरे से जोड़ते हुए इसको इस हद तक ले गया कि आज वो अफगानिस्तान में अपना कब्जा जमा चुका है। उन्नीस 1980 के दशक में सोवियत रूस को अफगानिस्तान से बाहर करने के लिए कई मुजाहिदीन गुट ने 10 साल लंबी लड़ाई लड़ी। उस वक्त अलग अलग गुटों को चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब का समर्थन हासिल था। इन सभी देशों ने इन मुजाहिदीन गुटों को पैसा और हथियार दिए
1989 तक सोवियत रूस अफगानिस्तान से बाहर हो गया और सोवियत समर्थन से मोहम्मद नजीमुल्लाह राष्ट्रपति बने। इसी दौरान सोवियत रूस से लड़ रहे मुजाहिदीनों के एक कमांडर उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने भरपूर समर्थन दिया। इस वक्त उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान गुट वजूद में आया। पश्तून आंदोलन से प्रभावित ये संगठन शुरू में धार्मिक बाना पहन कर सामने आया। सोवियत रूस से लड़ने वाले 50 मुजाहिदीन लड़ाकों ने मुल्ला मोहम्मद उमर की अगुवाई में इसकी शुरुआत हुई। तब भी तालिबान ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फैले पश्तून इलाके में शांति और सुरक्षा बहाली का वादा किया था और भरोसा दिया कि सत्ता में आने के बाद शरिया कानून लागू करेंगे। तब इस मुहिम को सऊदी अरब ने खासी माली मदद की। बाद में मुजाहिदीनों के आगे नजमुल्लाह भी नहीं टिक सके। सोवियत संघ के अफगानिस्तान के जाने के बाद वहाँ पर कई गुटों में आपसी संघर्ष शुरू हो गया था। हिज़्ब-ए-इस्लामी गुलबुद्दीन, हिज़्ब-इस्लामी खालिस, जमीयत इस्लामी, इस्लामिक गवाह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफगानिस्तान, नेशनल इस्लामिक फ्रंट फॉर अफगानिस्तान, नेशनल लिबरेशन फ्रंट और इस्लामिक रेवोल्यूशन मूवमेंट, ये 7 संगठन मुख्य रूप से काम कर रहे थे। इसके अलावा मुजाहिदीनों से भी लोग परेशान थे। ऐसे में जब तालिबान सामने आया तो अफगानिस्तान के लोगों ने उसका स्वागत किया। दरअसल अफगान में पठान तो सीमावर्ती उत्तर पाकिस्तान में पश्तूनों की बड़ी आबादी थी। पूरे पाकिस्तान में पश्तूनों की बहुत बड़ी आबादी है। पाकिस्तान ने इस इलाके के शरणार्थी कैंप में तालिबान को तैयार किया और कंधार भेजा। धार्मिक आयोजनों और मदरसों ने तालिबान की ताकत बढ़ाने में खासा मदद की। तब पाकिस्तान और ISI के खुले समर्थन से तालिबान ने दक्षिणी पश्चिमी अफगानिस्तान पर तेजी से कब्जा कर लिया और यहाँ पर उनका प्रभाव कायम हो गया। सितंबर 1995 में उन्होंने हेरात प्रांत पर कब्जा किया, जिसका बॉर्डर ईरान से लगा है। ठीक 1 साल बाद राजधानी काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ और तत्कालीन राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया गया। रब्बानी को अफगान मुजाहिदीन का संस्थापक माना जाता है, जिसने सोवियत संघ के कब्जे का विरोध किया था। 1996 से 2001 तक मुल्ला उमर तालिबान का सुप्रीम कमांडर रहा। साल 1998 तक तालिबान के कब्जे में 90% अफगानिस्तान आ चुका था। तालिबान ने अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू किए। शुरुआती दौर में उसे भ्रष्टाचार मिटाने और अव्यवस्था खत्म करने के लिए आम अफगानियों का समर्थन मिला। तब पाकिस्तान, UAE और सऊदी अरब ने तालिबानी सरकार को मान्यता दे दी। सही मायनों में लड़ाके संगठन के तौर पर तालिबान का वजूद सोवियत रूस के अफगानिस्तान से जाने के बाद ही सामने आया, लेकिन धार्मिक आधार होने की वजह से तेजी से फैलता चला गया। तालिबान की दूसरी लंबी लड़ाई अमेरिका से चली। 2011 में अलकायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोल दिया। इस वारदात को अंजाम दिया था उसामा बिन लादेन ने। इसके बाद अमेरिका ने अलकायदा के नेताओं को सौंपने की मांग कर दी, तो तालिबान को मंजूर नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर बमबारी शुरू कर दी। इसमें अमेरिका को ब्रिटेन, कनाडा और दूसरे देशों का भी साथ मिल गया। अमेरिका की एजेंसी CIA स्पेशल एक्टिविटीज डिवीजन अफगानिस्तान में दाखिल हो गई और फिर शुरू हुई टारगेट किलिंग। अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने तालिबान के नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू किया। इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन एंट्रिंग फ्रीडम। ऑपरेशन करीब 13 साल तक चलता रहा। आखिरकार 28 दिसंबर 2014 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऐलान किया कि ऑपरेशन एंट्रिंग फ्रीडम अब पूरा हो गया है। इस ऑपरेशन के दौरान करीब 1,75,000 लोगों की मौत हुई। साल 2018 से अमेरिका ने तालिबान के साथ बातचीत की कोशिश शुरू की और फिर मार्च 2020 में आखिरकार अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता हुआ। लेकिन 20 साल चली इस जंग में तालिबान न सिर्फ खुद को बचाए रखने में कामयाब रहा, बल्कि खुद को लगातार मजबूत करने की कोशिश भी की और नाटो सैनिकों के बाहर निकलने के साथ सिर उठाने लगा। जिस तेजी से तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लिया, वो हैरतअंगेज माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो तालिबान सोवियत रूस से लड़ने वाले मुजाहिदीन लड़ाके की एक बड़ी ताकत में तब्दील हो गया और इसकी वजह इसको अमेरिका और ब्रिटेन समेत नेटो देशों के सैन्य संगठन की मदद और सीधे सीधे पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी की भागीदारी से हो सका। बाद में अमेरिका से लंबी लड़ाई के बाद भी अपने वजूद को बचाने में कामयाब रहा और होते होते आज की ये हालत है कि 20 साल तक अमेरिका से लड़ते हुए भी अपनी वापसी पर काबुल पर फतह हासिल इसने कर ली है। गौरतलब है कि वो रूस जिसके खिलाफ ये लड़ता रहा और अमेरिका और नेटो देशों की मदद से लड़ता रहा, आज वही रूस तालिबान को एक तरह से उसकी सरकार को मान्यता देने पर तुला हुआ है। आखिर ऐसा क्यों है, ये भी दिलचस्प किस्सा है।
तालिबान की पहचान महिलाओं और लड़कियों के साथ ज्यादती, हत्या से लेकर सख्त सजाएं, दूसरे धर्मों के धार्मिक, शैक्षणिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों के हनन से होती है। तालिबान के अफगानिस्तान में शासन के पिछले दौर की यदि हम बात करें तो उसमें जो तकलीफें मिली हैं उसको याद कर अवाम आज भी सिहर उठती है। और इसी का नतीजा है कि आप आज के तारीख में ऐसी तस्वीरें भी देख रहे हैं जब महिलाएं अपने नन्हे नन्हे बच्चों को, दूध पीते बच्चों को भी उछालकर और दूसरे सीमा की तरफ फेंक रही हैं। जहां सैनिक, अमेरिकी सैनिक खड़े हैं वहां फेंक रही हैं और अमेरिकी सैनिक और इसके अलावा अन्य देशों के जो सैनिक हैं वो सभी इस तस्वीर को देखकर पूरी दुनिया सिहर रही है कि आखिर क्या हाल होता है महिलाओं का, बच्चों का, अवाम का तालिबानी शासन में कि वो अपने दूध पीते बच्चों को भी उनके शासन से दूर हटा देना चाहती हैं। और सीमा के पर जो तार लगे हुए हैं उससे बच्चे जख्मी भी हो जा रहे हैं, कई बच्चों की मौत भी हो रही है, वो भी उन्हें कबूल है, लेकिन तालिबानी शासन को कबूल नहीं है। तालिबानी शासन का जो एक क्रूर इतिहास रहा है उसको खोलती हुई एक खास रिपोर्ट। ये दहशत ही है कि महिलाएं अपनी छाती से चिपके दुधमुहे बच्चों को तालिबान के साए से दूर कर देना चाहती हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के काबिज होने पर सबसे ज्यादा खौफजदा हैं तो महिलाएं। हाल ही में तमाम तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें महिलाओं में दहशत को समझा जा सकता है। 1996 से 2001 के दौरान तालिबानी शासन की यादें अफगानी आवाम की याद में अब तक ताजा है। इसलिए काबुल से लेकर पंजशीर तक आम लोग अपने देश के स्वाधीनता दिवस के मौके पर तालिबान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। कुछ जगहों पर तालिबानी झंडे को फाड़कर फेंक दिया, कुछ जगहें तालिबानी की गोलीबारी से कई लोग मारे गए। एक महिला तो ये तक कहती सुनी गई कि तालिबान आए और मुझे मार दे ताकि इन हालात से मुझे मुक्ति मिल जाए। कहने को तो तालिबान खुद को लड़कियों की शिक्षा का हामी बताता है, लेकिन पुराने तजुर्बे बताते हैं कि व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं। इसलिए परिवार खुद बच्चियों की शिक्षा बंद कर देते हैं। उसमें भी अलग अलग प्रांत में अलग अलग नियम कानून रहे हैं। कहीं प्राथमिक शिक्षा से आगे लड़कियों की शिक्षा की इजाजत नहीं है तो कहीं हाई स्कूल तक पढ़ने की अनुमति दी जाती है। इसके लिए तालिबान सुरक्षा कारणों का हवाला देता है। तालिबानी अदालतों में महिलाओं की भी सुनवाई होना मुश्किल होता है, बल्कि अपने माली और जायदाद पर हक के मामलों में तो और भी मुश्किल माना जाता है। वहीं पारिवारिक झगड़ों में तो इतनी कड़ी सजाएं दी जाती हैं कि महिलाएं अपनी शिकायतें लाने तक से डरती रहती हैं। कई जगह तो शिक्षकों के वेतन पर भी टैक्स लगाया जाता है। शिक्षकों को धमकियां मिलना तो आम बात मानी जाती रही है। पूरे देश में एक समान शिक्षा पद्धति कभी लागू नहीं की जा सकती। बहरहाल शिक्षा पद्धति एरिया कमांडर की सोच पर आधारित है। हालांकि तमाम लोग भले ही इन सब तस्वीरों को पश्चिमी प्रोपेगेंडा मानते हो, लेकिन सच्चाई बहुत देर तक छिपाई नहीं जा सकती। खासकर तालिबान ने जब इस दौर में उदार होने का दावा किया है। तालिबान ने कहा है कि महिलाओं को बाहर निकलकर काम करने की आजादी दी जाएगी। प्रेस और मीडिया पर भी किसी तरह की बंदिशें नहीं लगाई जाएंगी, बशर्ते वो इस्लाम के नियमों का सम्मान करें। We assure the entire world, the people of Kabul, diplomats living in Kabul, the world bodies, the NGOs, all the organizations that from now on, no one will be threatened and there will be no access against anybody. प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस तरह से मीडिया के कड़े सवालों का जवाब दिया तो लोगों को गलतफहमी होना वाजिब था, लेकिन जल्द ही तालिबानी चेहरा बेनकाब हो गया। महिलाओं के साथ ज्यादती की तस्वीरों के साथ प्रेस मीडिया के साथ तालिबानी सलूक सामने आ गया। जलालाबाद में जर्मन मीडिया की एक अनुवादक की भी हत्या कर दी गई। वहीं तालिबानियों ने जर्मन पब्लिक ब्रॉडकास्ट डाइचे वाले एक पत्रकार के रिश्तेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। डोइचे वेले का कहना है कि उनके 3 पत्रकारों के घर छापे मारे गए। वहीं तालिबान ने निजी चैनल घरगाश्त टीवी के नेमतुल्लाह अहमद का अपहरण कर लिया है और पिछले दिनों बख्तिया घाट रेडियो के प्रमुख तूफान उमर का भी कत्ल कर दिया गया। वहीं अफगान मीडिया की अपनी बहादुरी के लिए दुनिया भर में सराहना की जा रही है। वहीं पत्रकारों में जान जोखिम में डालकर सवाल करने की आदत भी देखी गई। तालिबान के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी स्थानीय मीडिया ने सख्त सवाल पूछे। हालांकि तालिबान बार बार ये कहता रहा कि पत्रकार इस्लामी मूल्यों का सम्मान करे
लेकिन ये भी नहीं भूला जा सकता कि तालिबान ने निर्भीक पत्रकारिता करने वालों को लगातार निशाना बनाया है। हाल ही में एक भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की तालिबान ने हत्या कर दी। यही वजह है कि अफगानिस्तान से भागने के लिए लोगों में इस कदर जुनून देखा गया है कि वो अमेरिकी विमान के पहियों से गिरकर मर गए या फिर फंसकर मर गए। दरअसल तालिबान भले ही शरिया के नाम पर शासन करने की बात कहता हो, लेकिन हकीकत इससे उलट रही है। अगर न्याय व्यवस्था की बात करें तो तालिबानी अदालतें और जेल भी अत्याचार का ही एक तरीका रही है। यहाँ आरोपी को सुनवाई का अधिकार नहीं, स्थानीय कमांडरों को अपने मन मुताबिक सजाएं देने और आनन फानन बगैर सुनवाई के फैसला कर देने का अधिकार दिया जाता है। इस मामले में वो तालिबानी अदालतों के फैसले बदलने की ताकत भी रखते हैं। कहने को तो तालिबान अपने कारिंदों को गलती की सख्त सजा देने की बात कहता है, लेकिन असलियत में बड़ी से बड़ी सजा के बाद उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कुल मिलाकर मानवीय अधिकारों को लेकर तालिबान के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है, न ही प्रशासन के तौर तरीकों को लेकर उनके पास कोई खाका तैयार किया गया है। किसी भी मामले में आवाम को अपनी राय देने का हक नहीं दिया जाता। तालिबान आवाम को बस दो ही रूप में पहचाना जाता है, या तो दोस्त या दुश्मन। वो खुद को जनता के लिए जवाबदेह नहीं मानते, बल्कि आवाम से जवाबदेही को अपना हक समझते हैं। तालिबान ने सामाजिक नियम भी निर्धारित कर रखे हैं, सरकारी विभागों में खासकर इनका पालन करना होता है। लंबी दाढ़ी तालिबानी अफसरों की पहचान है, इसकी बाकायदा नाप की जाती है और तय के मुताबिक छोटी दाढ़ी ना बर्दाश्त की जाती है। तो इन सब के लिए शुक्रवार की नमाज में शामिल होना अनिवार्य है। यहाँ तक कि जो नमाज में शामिल नहीं होते उनकी जानकारी देने को कहा जाता है। यही नहीं, तालिबानी कर्मचारियों से आम आवाम को मिलने जुलने पर भी पाबंदी रहती है। यहाँ तक कि नागरिक बस्तियों पर धावा बोलकर दहशत पैदा करना और विरोधियों की हत्या करना कानून व्यवस्था का मामूली तरीका रह जाता है। यहाँ तक कि सामाजिक संगठनों को भी काम करने की आजादी नहीं है। तालिबान को टीवी देखना भी पसंद नहीं। कई जगह लोग छिपछिपा कर टीवी देखते नजर आते हैं। कई कमांडरों ने स्मार्टफोन्स पर भी रोक लगा रखी है, जबकि जेनेवा कन्वेंशन की धारा 3 किसी भी सरकार को नागरिकों के साथ धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव से रोकता है। कैदियों के साथ मानवीय बर्ताव, पारिवारिक मूल्यों का सम्मान, अत्याचार और किसी भी तरीके से जानलेवा सजा, सामूहिक सजाएं तय करने पर पाबंदी। लेकिन धर्म की राजनीति करने वाले लोकतंत्र की आवाज का दमन करने के लिए अपने अपने धर्म का मुखौटा पहनकर दमन करते हैं। जो अफगानिस्तान 60 के दशक में अपनी आधुनिकता के लिए और महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता रहा है, आज वही अफगानिस्तान एक बार फिर 100 बरस पीछे चला गया है। अंशुमन त्रिपाठी, APN न्यूज। उन्होंने अफगानिस्तान पर यानी कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के साथ ही अफगानियों के लिए अप्रत्याशित और कुछ अजीब समझे जाने वाले कानून भी लागू किए थे, जिनमें पुरुषों के लिए दाढ़ी रखना, संगीत, कबूतर और पतंगबाजी पर रोक के साथ साथ महिलाओं के लिए बुर्का पहनने के सख्त आदेश जारी किए गए। दिलचस्प बात तो यह है कि तालिबान कमांडरों से लेकर कारिंदों तक की खास नाप की लंबी दाढ़ी रखना जरूरी था और मौके बेमौके इसका बाकायदा पैमाइश की जाती थी, यानी कि लोगों की दाढ़ी मापी जाती थी। यही नहीं, नमाज पढ़वाने से लेकर कुरान शरीफ की जानकारी का भी इम्तिहान लिया जाता था। सच्चाई तो ये है कि धर्म और राजनीति की घालमेल से किसी भी मुल्क में जमहूरियत जिंदा नहीं रह सकती और तालिबान इसका खुलेआम उदाहरण है। वो अफगानिस्तान जो आज़ादी की हवा चख चुका था, जहां पर आधुनिकता भी बहुत अपने तरीके से आ रही थी और औरतें अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही थीं, वही तालिबान के कब्जे में कुछ ऐसा आया कि उसका दम घुटने लगा। लेकिन तालिबान की यदि हम बात करें तो तालिबान की वजह से एक बार फिर आतंकवाद के सिर उठाने का खतरा पूरी दुनिया में पैदा हो गया है। अलकायदा समेत कई आतंकी संगठनों ने तालिबान की जीत की खुशी मनाई है। वहीं तालिबान ने अलकायदा और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 2300 खूंखार आतंकवादियों को जेल से रिहा कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि तालिबान, जिसको लेकर हमारे देश में बहस छिड़ी हुई है कि ये आतंकी हैं या नहीं हैं, कई लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि गुड तालिबान और बैड तालिबान का कॉम्बिनेशन चल रहा है और गुड तालिबान का स्वागत करना चाहिए। उसी तालिबान की एक पूर्वाग्रही सोच है, वो ये है कि
उनकी नज़र में कोई आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी भी आतंकवादी नहीं है। और इस वजह से समझा जा रहा है कि अफगानिस्तान अब आतंकवाद का प्रयोगशाला बनकर रह जाएगा। तालिबान ने सत्ता संभालते ही क्या कुछ किया है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। तालिबान को हथियार, गोला बारूद और सत्ता सौंपकर अमेरिका उसकी आर्थिक रसद के रास्ते बंद कर चुका है। हालांकि तालिबान ने बार बार दोहराया है कि वो एक इस्लामिक कानून से संचालित राज्य की स्थापना करना चाहता है और उदारवादी रुख अपनाएगा। लेकिन शुरुआत में ही द अफगानिस्तान बैंक की 706 अरब की संपत्ति को जब्त कर अफगानिस्तान को दोराहे पर खड़ा कर दिया है। ऐसे में तालिबान अफीम की खेती और दुनिया में नशे के बड़े बाजार के लिए उत्पादक बनने का आसान तरीका अपना सकता है और दुनिया में नशे और अपराध के उत्तर अमेरिका के ड्रग लॉर्ड्स के लिए अफगानिस्तान ओपियम गार्डन बन जाएगा। यहाँ अमेरिका का दोहरा रवैया दिखता है। अफगानिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर 20 बरस तक सत्ता के नियंत्रण के बाद एक दिन अचानक अफगानी अवाम को तालिबान के भूखे भेड़ियों के सामने फेंक देना आखिर कहाँ का इंसाफ है। जिस तरीके से अफगानिस्तान पर बिना लड़े तालिबान ने कब्जा किया, उस पर तो आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट भी हैरान है। उसने कहा है कि तालिबान को अफगानिस्तान में जीत हासिल नहीं हुई है, बल्कि अमेरिका ने ही कमान उन्हें सौंपी है। अपने साप्ताहिक अखबार अल नबा के 19 अगस्त के संपादकीय में कहा है, ये अमन के लिए जीत है, इस्लाम के लिए नहीं। ये सौदेबाजी की जीत है, न कि जिहाद की। आईएस नए तालिबान को इस्लाम का नकाब पहने बहरूपिया मानता है। आईएस को लगता है कि इस तालिबान का इस्तेमाल अमेरिका उसके वजूद को खत्म करने के लिए कर रहा है। इस्लामिक स्टेट इराक और सीरिया में हार के बाद अपनी ताकत बटोरने के लिए नए अड्डे की तलाश में है। इसमें बहुत संभावना है कि वो अफगानिस्तान की तरफ अपना रुख करे और आईएस उन इलाकों से अपना दबदबा कायम करेगा जहां तालिबान बरसों तक बेखौफ होकर काबिज थे। ऐसे में तालिबान और उसके विरोधी मुजाहिदीन आतंकी संगठनों में खूनी जंग छिड़ने का अंदेशा है। वहीं जानकार अलकायदा को लेकर दुनिया को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अलकायदा बड़े पैमाने पर वापसी कर सकता है। एक अनुमान के मुताबिक अलकायदा ने अपने शिविरों में 20,000 से ज्यादा आतंकियों को प्रशिक्षित किया है, जो अपने देशों में जाकर अलकायदा के मंसूबों को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। इसलिए अलकायदा को आतंक का विश्वविद्यालय माना जाता है। हाल ही में तालिबान ने अलकायदा और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 2300 से खूंखार आतंकवादियों को जेल से रिहा किया है। जाहिर है कि तालिबान के इरादे नेक नहीं हैं। वहीं तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके एकजुट हो रहे हैं, जिन्हें नाटो देशों से पूरी मदद मिलने की संभावना है। इस तरह से अफगानिस्तान सीरिया बनने के कगार पर नजर आ रहा है। वहीं तालिबान की कोशिश है कि उसे अफगान के इस्लामिक शासक का दर्जा हासिल हो जाए और दुनिया भर में उसकी हुकूमत को इज्जत के साथ देखा जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि खुद तालिबान के लिए अपने नियम कानून बदलना खासा मुश्किल है। कमांडरों और लड़ाकों का आवाम से दुश्मन जैसा बर्ताव बदलना नामुमकिन है। वहीं अमेरिका और नाटो देशों के खुफिया नेटवर्क को खत्म करने के लिए तालिबान ने सर्च ऑपरेशन भी चला रखा है। अफगान खुफिया विभाग, सेना, पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों में इस वजह से खासा खौफ है। दरअसल इन्हीं के दम पर मिली खुफिया जानकारी के आधार पर अमेरिका ने बरसों तक अलकायदा के बड़े नेताओं को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया था, लेकिन अब ये नेटवर्क पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। ऐसे में इस बार तालिबान पर किसी भी तरह की लगाम लगने की संभावना ना के बराबर है। ऐसे में भले ही तालिबान कितना ही दावा करे कि उसकी सरजमी को किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा, ये भरोसा नहीं किया जा सकता। तालिबान पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की पकड़ जग जाहिर है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने से कश्मीर को भारत से अलग करने की पाकिस्तान की रही सही उम्मीद भी टूट गई है। ऐसे में घाटी में नए सिरे से आतंकवाद की लहर खड़ी होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें अफगान फौज और भाड़े पर काम करने वाले मुजाहिदीनों को इस्लाम का वास्ता देकर इस्तेमाल किया जाएगा। लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद को आतंक का अभ्यारण्य मिल गया है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप दोबारा लगाए जाने तय हैं। और सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर पर आतंकी हमलों में मुजाहिदीनों का इस्तेमाल भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। अंशुमन त्रिपाठी, APN।
वैसे तालिबान ने कितनी भी कोशिश की, कुछ जगह अभी भी अफगानिस्तान में ऐसे हैं जिसे पंजशेर कहा जाता है, पंजशेर में 5 शेरों की घाटी से माना जाता है, वो कभी भी तालिबान के कब्जे में नहीं रहा। और गौरतलब है कि यहाँ की जो आबादी है वो आबादी दुनिया की जो सबसे बहादुर कौम कही जाती रही है, चाहे वो चंगेज खान के वंशज हों या वास्तविक खान जो खून कहा जाता है, पठान खून कहा जाता है, वो सभी यहाँ पर 5 तरह की जाति ज़्यादातर है और वो सभी यहाँ रहते हैं और सभी ऐसे हैं जो अपने आप को लड़ाका कौम से समझे जाते हैं और इसलिए अभी तक तालिबान उस पर कब्जा नहीं जमा सका है। और अभी भी चुनौती यदि तालिबान को कोई दे रहा है तो वही पंजशेर घाटी के नेता और पंजशेर घाटी के लड़ाके दे रहे हैं। हालांकि ये वही लड़ाके हैं जो कभी जिनका सपोर्ट रूस किया करता था और तालिबान जो है वो अमेरिका और नेटो देशों के द्वारा सपोर्ट या सहयोग किया जाता था इसका और इन दोनों के बीच में लड़ाई होती थी। एक बार फिर से वही हाल है। लेकिन तालिबान के उभरने से सबसे बड़ा खतरा भारत से ज्यादा खुद पाकिस्तान को है, क्योंकि अफगानिस्तान की सीमाएं पाकिस्तान से लगी हुई हैं और पाकिस्तान में भी कट्टरपंथी ताकतें सर उठा रही हैं। बलूचिस्तान का समस्या उसके पास पहले से ही है। वहीं दुनिया भर में 11 सितंबर जैसी न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हुए हमले जैसी वारदात दोबारा होने का खतरा मंडरा रहा है और इसी वजह से जो बाइडेन की कुर्सी भी बहुत हद तक असुरक्षित नजर आ रही है। हालांकि जानकारों का कहना है कि आज जो तालिबान ने किया है उसका एक तरह से समझौता ट्रंप काल में ही हो चुका था और जो बाइडेन का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो बाइडेन इस तरह की घटना से अचंभित जरूर हैं। जिस तरह से अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाएं वापस जाने लगी थी उसी वक्त ये लगा था कि यहाँ कोई तो हलचल होने वाली है, कुछ तो बदलाव होने वाला है और इसीलिए बड़े ही सहज तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया, ठीक उसी अंदाज में जैसे कि अंग्रेजों के सामने वाजिद अली शाह ने अपनी गद्दी छोड़ दी थी। वो आए और उन्होंने कब्जा जमा लिया, ठीक वैसे ही तालिबान ने भी किया है। 18वीं सदी से अफगानिस्तान दुनिया के उन बदकिस्मत देशों में से है जिसे महाशक्तियों ने फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया। रूस और ब्रिटेन के बीच 1830 में शुरू हुए इस खेल को द ग्रेट गेम कहा जाता है। ये ग्रेट गेम एक बार फिर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां कल तक तालिबान का विरोध कर रहे ब्रिटेन ने इस बार तालिबानी हुकूमत को मान्यता देने का संकेत दिया है। वहीं अमेरिका का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। साथ ही चीन और रूस भी अपना अपना हित साधने में जुटे हुए हैं। हालांकि अफगानिस्तान पर सबसे ज्यादा नजर आज की तारीख में चीन की है। पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान तो तालिबान का इस्तेमाल भारत में दहशतगर्दी फैलाने में करता आया है और उसकी खास रणनीति रही है और इसी रणनीति पर वो अभी भी काम कर रहा है। गौरतलब है कि जब तालिबान जो कश्मीर में मारे गए आतंकियों की यदि हम संख्या देखें तो उसमें से अधिकतर ऐसे साबित हुए थे जो अफगानी थे, जो तालिबानी थे और इसके बाद से ही समझा जाने लगा था कि पाकिस्तान इस तरह के खेल कर रहा है और एक बार फिर से उसके लिए खेल करना आसान होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी ये रास्ता इतना आसान नहीं है। तालिबानियों का साथ एक तरह से दोधारी तलवार का साथ है। पाकिस्तान की भी कुछ कम चुनौतियां नहीं रहेंगी इस पूरे खेल में। देखिए द ग्रेट गेम पर एक खास रिपोर्ट। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दुनिया को चौंका दिया है। अभी तक अमेरिका से सेनाएं हटाने के लिए अमेरिका पर गुस्सा दिखाने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन ने कहा कि अफगानिस्तान के हालात का हल तलाशने के लिए राजनयिक प्रयास जारी है। अगर जरूरत पड़ी तो तालिबान के साथ काम भी करेंगे। What I want to assure people is that our political and diplomatic efforts to find a solution for Afghanistan, working with the Taliban, of course, if necessary, will go on, and our commitment to Afghanistan is lasting. ब्रिटेन के इस बयान ने एक बार फिर से 1830 से अफगानिस्तान को लेकर महाशक्तियों के बीच द ग्रेट गेम की याद दिलाई। ये खेल 1830 में शुरू हुआ था, जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य के ताज का कोहिनूर समझा जाता था। ब्रिटेन को अपने इस उपनिवेश पर सोवियत रूस के कब्जे का डर सताता था। ऐसे में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इंडिया के प्रेसिडेंट लॉर्ड
एलन बरो ने 12 जनवरी 1930 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग को भारत से बुखारा तक नए व्यापार मार्ग की स्थापना करने का निर्देश दिया। एलन बरो की चाहत था कि भारत और रूस के बीच तुर्की, पर्सिया जिसे आज ईरान कहते हैं, और अफगानिस्तान को बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने फारस की खाड़ी और हिंद महासागर के बंदरगाहों से रूस को दूर रखने के लिए ये खाका खींचा था। उधर रूस चाहता था कि अफगानिस्तान में उसे भी प्रवेश मिले ताकि महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों तक उसकी पहुंच बनी रहे। इसी खींचतान में 1838 का पहला एंग्लो अफगान वॉर, 1845 का एंग्लो सिख वॉर, 1848 का दूसरा एंग्लो सिख वॉर और 1878 का दूसरा एंग्लो अफगान वॉर हुआ, लेकिन अफगानिस्तान पर कब्जे का ब्रिटेन का सपना पूरा नहीं हो सका। उधर रूस को बुखारा समेत कुछ इलाकों पर नियंत्रण हासिल हो गया। इस तरह अफगानिस्तान पर जीत हासिल करने की ब्रिटेन की मंशा तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन ये ब्रिटेन के लिए भारत और रूस के बीच बफर स्टेट जरूर बन गया। इस कोशिश में रूस का अफगानिस्तान में दखल बना रहा और 1978 में तो बकायदा वहाँ साम्यवादी सरकार बनी, जिसके बाद इस ग्रेट गेम में ब्रिटेन की जगह अमेरिका ने ले ली और मुजाहिदीनों की मदद से सोवियत रूस के खिलाफ 10 साल जंग लड़ी गई। 1989 तक चली इस जंग में वक्त मुजाहिदीनों को पाकिस्तान के उत्तरी प्रांत में सैन्य प्रशिक्षण दिया गया और अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, चीन, यूके जैसे देशों ने उसकी आर्थिक मदद की। इस संघर्ष में करीब 6 से 20 लाख अफगानी मारे गए, जबकि लाखों की संख्या में ईरान, पाकिस्तान जैसे देशों में शरणार्थी बने। तत्कालीन सोवियत संघ की मिखाइल गोर्बाचोव सरकार ने 15 फरवरी 1989 को रूसी सैनिकों की संपूर्ण वापसी का ऐलान कर दिया। उसके बाद 1996 में तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज हुआ और आधुनिक अफगानिस्तान को शरिया के कानून पर कबीलियाई समाज में बदलने के कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन 2001 में 9/11 के आतंकी हमले के बाद पश्चिमी देशों के अलकायदा को खत्म करने के नाम पर अफगानिस्तान पर भारी बमबारी की, जिसका दर्द अफगानी आवाम को भुगतना पड़ा। -20 डिग्री के तापमान में हजारों लोग मारे गए और लाखों बच्चे शरणार्थी कैंपों में रहने को मजबूर हो गए। 10 साल के बाद न्यूयॉर्क हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एटमाबाद में नेवी सील से मारा गिराया गया, लेकिन तालिबान का पूरी तरह सफाया न हो सका। बाद में अमेरिका की मदद से बनी लोकतांत्रिक सरकार, लेकिन अमेरिका के बाहर निकलते ही अशरफ गनी की सरकार का पतन हो गया और बगैर खून बहाए तालिबान काबुल पर काबिज हो गया। अब तक ग्रेट गेम पार्ट 2 शुरू हो चुका है। तालिबान ने चीन की खोलकर हिमायत शुरू कर दी है। तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने कहा कि अफगानिस्तान में शांति और सुलह को बढ़ावा देने के लिए चीन ने अहम भूमिका निभाई है और वो अफगानिस्तान के पुनः निर्माण और पुनर्वास में बड़ी भूमिका निभा सकता है। चीन भी इस ताइवान के लिए सबक के तौर पर पेश कर रहा है। चीन ने हाल ही में उम्मीद जाहिर की है कि तालिबान एक उदारवादी इस्लामी नीति अपनाएगा। जाहिर है कि अब चीन इस खेल में खुलकर शामिल हो गया है, यानी पाकिस्तान के बाद चीन को एशिया में एक दूसरा आर्थिक उपनिवेश बनाने का मौका मिल गया। अफगानिस्तान में आर्थिक हितों के लिहाज से देखें तो चीन की दिलचस्पी मेस आयनाक क्षेत्र में तांबे के खनन को लेकर है। वहीं अफगानिस्तान से चीन की 76 किलोमीटर तक की सीमा लगती है। तालिबान ने उसे भरोसा दिया है कि चीन के शिनजियांग इलाके में मुस्लिम कट्टरपंथी ताकतों को फैलने नहीं देगा। चीन वहां ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट की सक्रियता से परेशान है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान को दोनों हाथ में लड्डू नजर आ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान 2430 किलोमीटर का लंबा पोरस बॉर्डर है, जिसे डूरंड लाइन भी कहा जाता है। पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब समेत 3 देशों में शामिल था जिसने तालिबान की पिछली हुकूमत को मान्यता दी थी और वो तालिबान से कूटनीतिक रिश्ते तोड़ने वाला आखिरी देश था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति इमरान खान ने तालिबान के काबुल पर कब्जे को इमरान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाला कदम बताया। पाकिस्तान भी चाहता है कि अफगानिस्तान में जल्द से जल्द तालिबान का कब्जा हो जाए। अगर लड़ाई लंबी चलती है तो उससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। वजह पाकिस्तान और चीन की कई योजनाओं में बाधा खड़ी हो सकती थी। इसमें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे भी शामिल है। हालांकि नाटो देशों ने पाकिस्तान से तालिबान को नियंत्रित करने में भूमिका निभाने की उम्मीद जाहिर की, लेकिन पाकिस्तान के आर्थिक हितों को कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तानी शेयर मार्केट और निवेश में गिरावट देखी गई थी। वहीं अब अफगानिस्तान में हित साधने के लिए अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक मदद मिलने की संभावना घट गई है। तो दूसरी तरफ तालिबान से अमेरिकी दुश्मनी बरकरार रहने की सूरत में उसे अमेरिकी सेना के लिए अपने हवाई अड्डों और साजो सामान पहुंचाने का जरिया बने रहने की उम्मीद बरकरार है।
वहीं रूस एक बार फिर से अफगानिस्तान में चल रहे द ग्रेट गेम में शामिल हो गया। 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस पर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। ऐसे में जब 2014 के बाद रूस और चीन करीब आ गए तो रूस ने तालिबान के साथ बैक चैनल से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इस साल जनवरी में तालिबानी प्रतिनिधिमंडल मॉस्को भी गया। इस साल मार्च में अफगानिस्तान में शांति वार्ता को लेकर रूस ने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इसमें अमेरिका, पाकिस्तान और चीन को आमंत्रित किया गया था, लेकिन भारत को नहीं बुलाया गया क्योंकि भारत के पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते नहीं हैं। वहीं रूस को भी तालिबान से तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में इस्लामिक स्टेट के असर को रोकने के लिए तालिबान की जरूरत है। तालिबान और रूस दोनों से इस्लामिक स्टेट की अदावत जाहिर है। वहीं इस पूरी जियोपॉलिटिक्स में ईरान की मौजूदगी को भी नकारा नहीं जा सकता। अमेरिका पहले भी तालिबान को मदद के आरोप ईरान पर लगाता रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से जुड़ी कुद्स फोर्स अफगानिस्तान में सक्रिय है। वहीं व्यापार वाणिज्य के मामले में ईरान के लिए अफगानिस्तान की खासी दिलचस्पी हमेशा बनी रही। कुल मिलाकर ये दुनियावी ताकतें अफगानिस्तान को एक बार फिर से फुटबॉल बनाकर खेलने की तैयारी कर रही है, लेकिन किसी को भी अब ना तो लोकतंत्र से कोई लेना देना है, न ही अफगान की आवाम की फिक्र। अंशुमन त्रिपाठी के लिए एपीएन न्यूज। तो एक बार फिर से अफगानिस्तान की आवाम दुनिया की बड़ी ताकतों के द ग्रेट गम पार्ट 2 में फंस कर रह गई है। 1960 के दशक से पश्चिमी लोकतंत्र के असर में जिस मुल्क में महिलाओं का रहन सहन, तौर तरीका, पहनावा सभी कुछ आधुनिक ढंग से चल रहा था, वहां एक बार फिर से वो हिजाब की दकियानुसी तहजीब और अत्याचार झेलने को मजबूर हो गई हैं। और दुनिया के देश दक्षिण एशिया में अपनी अपनी ताकत की लड़ाई में अफगानिस्तान को एक फुटबॉल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और यही अफगानिस्तान का दुर्भाग्य है। लेकिन अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के काबिज होने का भारत पर सीधा असर पड़ने की चिंता जताई जा रही है जानकारों द्वारा। तालिबान की वजह से भारतीय सीमा पर आतंकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं, ऐसा अंदेशा है। चीन ने भी तालिबान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, जिसका सीधा अर्थ ये निकाला जाना चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को तंग करने के, भारत को परेशान करने का पूरा एक तरह से रोड मैप बना चुका है। उधर पाकिस्तान के तालिबान के साथ बेहतर रिश्ते पहले से ही हैं, जो अलग चुनौती है जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन अफगानिस्तान में भारतीय निवेश जो है उस पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ेगा, इसकी आशंका जताई जा रही है। गौरतलब है कि भारत ने बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में निवेश किया है और अब तालिबान कितना भी कहे, चाहे वो कितने भी दावे करे कि वो किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं चाहता, वो सबसे रिश्ते चाहता है और वो सभी देशों से मान्यता चाहता है। वो एक अलग तरीके से सबके सामने आया है। ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जहां तालिबानियों ने दाढ़ी कटाकर और सनग्लासेस पहनकर भी फोटो खिंचवाए हैं ताकि वो ये बता सके कि वो आधुनिक हो चुके हैं। पर उनकी सोच और इतिहास को देखकर ये साबित होता है कि भारत और तालिबान के जो रिश्ते रहेंगे वो बड़े ही नाजुक दौर से गुजरेंगे। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा है कि सत्ता हस्तांतरण के लिए एक परिषद बनाई जा रही है। करजई शांति वार्ता के प्रतिनिधि अब्दुल्ला अब्दुल्लू और हिज़्ब इस्लामी पार्टी के नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार के साथ मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण की दिशा में कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए कुछ हद तक राहत की बात है। तालिबान के प्रवक्ता जबुल्ला मुजाहिद भारत से रिश्ते बेहतर करने की बात कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के तालिबान पर असर को देखते हुए ये दूर की कौड़ी नजर आती है। उधर चीन ने भी तालिबान से बेहतर दोस्ताने वाले रिश्तों की बात कही है। चीन अपने यहाँ उइगर मुसलमानों की वजह से परेशान है और उसने इस्लामिक मिलिशिया से उनको काबू करने के लिए मदद मांगी थी। ऐसे में चीन पाकिस्तान के रहते तालिबानी शासन से भारत के रिश्ते और खराब होने का अंदेशा जताया जा रहा है। हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान में दखल को लेकर भारत को चेतावनी देते हुए अपनी नीति बदलने की नसीहत दी थी। तालिबान ने भारत से अफगान सरकार को सैन्य मदद न देने की हिदायत दी थी। एक तरफ जहां तालिबान के अफगानिस्तान में काबिज होने से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के दूसरे दौर की शुरुआत का खतरा मंडराने लगा है। बड़ी चिंता तो यह है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी समूहों को भारत पर हमले के लिए अब पहले से कहीं अधिक अनियंत्रित स्थान मिल जाएगा। तालिबान के आने से पाकिस्तानी सेना
और उसकी खुफिया एजेंसी ISI का भारतीय सीमा से सटे क्षेत्रों पर असर खासा बढ़ जाएगा, जिससे व्यापार और विकास से जुड़ी बुनियादी परियोजनाओं में भारत का दखल कम हो जाएगा। निवेश के स्तर पर सबसे बड़ा नुकसान ईरान के चाबाहार बंदरगाह प्रोजेक्ट को लेकर हो सकता है। भारत पाकिस्तान को किनारे कर अफगानिस्तान से व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान व्यापार वाणिज्य के लिए पाकिस्तान के कराची और ग्वादर बंदरगाह को इस्तेमाल कर सकता है। वहीं भारत के अफगान में निवेश पर भी बुरा असर पड़ने का अंदेशा है। भारत ने वहां सड़क, बांध, स्कूल, अस्पताल, बिजली का ट्रांसमिशन लाइन्स और सब स्टेशन में खासा निवेश किया है। ऐसे में भारत के इस तरीके से 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ने की आशंका है। पिछले 20 सालों में भारत ने अफगानिस्तान में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर अफगानिस्तान के नए संसद भवन निर्माण के लिए भारत ने 675 करोड़ खर्च किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका उद्घाटन भी किया था। वहीं हेरात प्रांत में 42 मेगावाट का सलमा डैम बन रहा है, जिसे भारत अफगान मैत्री का प्रतीक माना जाता है। उस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और इस कोशिश में कई सुरक्षा कर्मियों की मौत भी हो गई है। इसके अलावा भारत काबुल में शहतूत बांध के निर्माण कर रहा है। इसके जरिए अफगानिस्तान के 20 लाख लोगों को पीने का पानी मिल सकेगा। साथ ही करीब $8 मिलियन के सामुदायिक विकास प्रोजेक्ट का निर्माण भी भारत कर रहा है। अफगानिस्तान के रास्ते ईरान को जोड़ने वाले 216 किलोमीटर के जारांज डेराम हाईवे भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, जिस पर 415 करोड़ रुपए भारत ने खर्च किए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान इस रास्ते से भारत के व्यापार को रोकने की कोशिश कर सकता है। कूटनीति के लिहाज से भारत का धर्म संकट बढ़ गया है। अगर वो तालिबान के बजाय अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली की बात करता है, तो भी उसे आर्थिक और सामरिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगर ईरान के रास्ते अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटीज फोर्सेस को सैन्य मदद देता है, तो तालिबान से सीधी अदावत लेनी पड़ेगी। वहीं तालिबान से रिश्ते सुधारने के लिए भारत कतर के दोहा में बैठकें कर चुका है, लेकिन ये बैठकें बेनतीजा रही। ऐसे में भारत के सामने देखो और इंतजार करो की नीति अपनाने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो तालिबान को लेकर जो कहानियां हैं, जो तस्वीरें हैं, वो सभी कहानियां, वो सभी तस्वीरें अभी तक डराने वाली हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस आधुनिक काल में और जिस तरह से पूरी दुनिया ने सामना किया है कोरोना का, और उसके बाद ये एक पहली ऐसी बड़ी घटना हो रही है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अफगानिस्तान को यदि सामरिक रूप से देखें तो अफगानिस्तान बेहद ही संवेदनशील जगह पर स्थित है, जहां से जो भी उस पर काबिज है वो एक तरह से गेटवे है, चाहे वो मिडिल ईस्ट की ओर जाना हो या फिर आपको भारत पाकिस्तान की तरफ बढ़ना हो। यानी कि वो देश तमाम बड़े देशों के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। इसीलिए चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो या चीन हो, उसकी नजर अफगानिस्तान पर रहती है। अब वहां पर तालिबान जैसे संगठन का राज हो जाना जाहिर सी बात है कि कई देशों के लिए चिंता का विषय हो, और कई देशों के लिए ही नहीं, जिस तरह से वो अतिवादी भूमिका निभाता आया है उसकी वजह से देश ही नहीं बल्कि विश्व के एक तरह से सुरक्षा पर इसे खतरा माना जा रहा है, और साथ ही आतंकवाद को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि तालिबानी सोच अपने आप में इस बात का पर्याय है जहां पर मानवता हार जाती है। हमने जिस तरह से दिखाया है कि तालिबानी शासन में किस किस तरह से स्थितियां बदल सकती हैं। वैसे आपने काबली वाले की कहानी तो सुनी होगी और फिल्म भी देखी होगी। ये भी आपको याद होगा कि आवारा फिल्म के अभिनेता राज कपूर हिंदुस्तान से कम लोकप्रिय अफगानिस्तान में नहीं थे। मेरा जूता है जापानी और ये जो गाना था वो रूस में ही नहीं बल्कि हर अफगानी के जबान पर हुआ करता था। भारत ने भी ये दोस्ती निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत ने तो ये मानता है कि पारंपरिक रूप से भी और वैदिक काल तक वो मानता है कि गांधार से हमारे रिश्ते रहे हैं। गांधार पहले कहा जाता था, ऐसा माना जाता था कि महाभारत काल में वो गांधार था। वहां पर भारत ने स्कूल, अस्पताल, संसद भवन, पुल, सड़कें, बांध, हर क्षेत्र में एक लोकतांत्रिक देश बनने में अफगानिस्तान की मदद की। ऐसे में तालिबान के आतंक के चारागाह बनने से भारत को आर्थिक नुकसान से ज्यादा
एक दोस्त के खोने का भी दुख है। फिलहाल तालिबान भारत के साथ बेहतर रिश्तों के संकेत तो दे रहा है, लेकिन भारत ने कभी भी आतंकवाद और उससे घोषित होने वाली और पोषित होने वाली हुकूमत का समर्थन नहीं किया। ऐसे में तालिबान को लेकर भारत फूंक फूंक कर कदम जरूर रखेगा और अफगानिस्तान जैसे दोस्त को किस तरह से बचाया जाए, इस पर भारत के अंदर भारत के तमाम नेता, भारत की विदेश नीति इस पर काम कर रही है। इस उम्मीद के साथ कि अफगानिस्तान की आवाम बहुत जल्द शांति का सुबह देखेगी और तालिबान जो अब शासन में आ चुका है उसे सद्बुद्धि आए, इसी प्रार्थना के साथ आप देखते रहिए APN। और इस विशेष कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते में फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक खास विशेष लेकर। तब तक जुड़े रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।